अयोध्या पहुंची धामी सरकार। एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कैबिनेट के साथ रामलला के किए दर्शन। काठगोदाम अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी। सीएम ने पीएम मोदी को रेल मंत्री का जताया आभार। कांग्रेस ने धामी सरकार की योजनाओं पर साधा निशाना। कहा, धरातल पर नहीं उतर पा रही योजनाएं। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। 2 वांटेड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से लूटी कारतूस भी बरामद। राजाजी पार्क प्रशासन ने फायर सीजन को लेकर कसी कमर। जंगलों में कंट्रोल बर्निंग पर कर रहा काम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है अयोध्या के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट आज भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, रामलला को देखने की उनके मन की भावुकता होती थी। आज प्रभु श्री राम के उनके भव्य मंदिर में दर्शन करके पूरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या और उत्तराखंड का संबंध गहरा है। उन्हें यहाँ जमीन मुहैया कराई जाती तो अयोध्या में उत्तराखंड सदन बनाएंगे। और इससे पहले सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट संग महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। यहां नगर विधायक वेद विकास गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान ढोल नगाड़े के बीच संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भी लोक नृत्य पेश किया। इसके बाद उनका काफिला अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ और भगवान रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। फिर से 500 वर्षों के बाद विराज रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रामलला अपने जन्म स्थान पर फिर से 500 वर्षों के बाद विराज रहे हैं। एक राम युग की फिर से शुरुआत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और ये हम लोगों के लिए बहुत सुकून की बात है कि आज जो है हम भगवान रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। आज केवल सबसे प्रभु जो है सब पर कृपा करें और सुख शांति रहे। हमारे प्रदेश का, देश का हर प्रकार से उन्नति हो, विकास हो। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसकी प्रार्थना करनी है। धर्मनगरी हरिद्वार में एसएसपी प्रमोद ढोभाल ने डीजे बजाने को लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अगर कोई तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला छात्रों की परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया, क्योंकि इन दिनों गृह परीक्षाएं चल रही हैं। साथ ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए यह फैसला लिया गया। एसएसपी प्रमोद ढोभाल ने बताया कि डायल 112 या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उधर एसएसपी के इस कदम को अभिभावक सराह रहे हैं। उनका कहना है इससे अब उनके बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकेंगे। बता दें, ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 के मुताबिक रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या डीजे बजाने पर पाबंदी है। भारतीय कानून में तेज साउंड में गाना बजाना जुर्म की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसा करने वाले को जुर्माना अदा करने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 268 में इसे पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है और इसके तहत आईपीसी की धारा 290 में जुर्माने का प्रावधान है। वहीं डीजे का सामान्य आवाज़ 580 डेसिबल होती है। इससे ज़्यादा होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रीय आजीविका गारंटी मिशन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लघु व्यापारियों को 50,000 का बैंक लोन प्रक्रिया से जोड़े जाने का स्वागत किया गया। लघु व्यापारियों ने तुलसी चौक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आभार प्रकट किया। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाकर स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से 50,000 का लोन मिल सकेगा। आगामी नगर निगम की योजना वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार 2000 परिवार को वेंडिंग जोन के रूप में समाहित किया जाना है। उन्होंने कहा, सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित किया जाएगा। नगर निगम तू धन्यवाद, स्वामी जी का आभार है। आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हम आभारी हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के। लगातार आप देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहले भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान 10,000 की स्वनिधि योजना के तहत तमाम हमारे रेहड़ी पटरी के भारतवर्ष के रेहड़ी पटरी के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का लोन दिया जा रहा था। 10 का बढ़ाकर फिर 21-22 में उसको 20 कर दिया गया और अब 50,000 हमारे तमाम रेहड़ी पटरी वालों को बैंक के माध्यम से लोन दिया जा रहा है, जिसमें सीधा यह है कि जो स्ट्रीट वेंडर है वो मुख्य धारा में आएगा और जिस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका को चला पाएगा। और अभी लगातार भारत सरकार द्वारा आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय आजीविका गारंटी मिशन उसका स्वरूप दिया गया है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि देश की जितनी भी निकायें हैं उसका क्रियान्वयन करेंगी। अभी हरिद्वार में अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार में हमारे 4 वेंडिंग जोन विकसित हो चुके हैं। 4 वेंडिंग जोन में लगभग आज की तारीख में आज और अब 200 परिवार स्वरोजगार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग 150 लोग और लाभार्थी आएंगे। जहां पर हमारा अभी 250 का एक वेंडिंग जोन बन रहा है, ऐसे ही हमारा 50 का बना, एक 100 का बना और अभी एक हमारा 20 का बना, उसके अलावा 80 की और क्षमता का है। तो लगातार मैं समझता हूं कि जैसे 2555 लोगों का पंजीकरण नगर निगम में वर्ष 2018 के अंदर नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है, उसमें 500 परिवारों को रोजगार दे दिया गया है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं 2000 लोगों को और रोजगार दिया जाना है। तो निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं सरकार का कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उन प्रयासों के साथ जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है उसको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमने ये पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया। आने वाले दिनों में इस योजना को, इस यात्रा को हम लोग अन्य जनपदों में भी लाएंगे जहाँ के रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर जागरूक हो सके। धन्यवाद। नगर निगम तू उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। जहां जंगलों की आग से बचाने के लिए फायर कंट्रोल बर्निंग का काम किया जा रहा है। कंट्रोल बर्निंग के तहत पत्तों को जलाकर आग से फैलने की संभावना को कम किया जा रहा है। लिहाजा इन दिनों मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के आसपास और अन्य वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ वार्डन रविंद्र पुंडारी ने बताया, फायर कंट्रोल बर्निंग से गर्मियों के सीज़न में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। जितना फ्यूल जंगल से कम किया जाएगा उतना ही आग के फैलने की घटना कम होती है। लिहाजा संवेदनशील स्थानों से फायर लाइन पट्टियां बनाकर सफाई कर दी गई है। वहीं आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जंगल से सटे इलाकों में बसने वाले लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो उस प्री फायर सीजन में हमने जितने भी हमारी फायर लाइन्स वगैरह, पैदल पट्टियाँ और जो हमारे वन मोटर मार्ग हैं उनको अच्छे से उनको सफाई करके और कुछ नियंत्रित फुकान करके उनको कर लिया है, क्योंकि वनाग्नि काल में जितना कम फ्यूल होगा उतनी कम आगे आग लगेगी। तो जो संवेदनशील एरिया जो हमारी फायर लाइन्स पट्टियाँ हैं उनको भी हमने सफाई करके और नियंत्रण फुकान करके अपने कंट्रोल में कर लिया है और अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज कर दिया है। इसके अतिरिक्त
अभी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वनाग्नि सप्ताह में 20 करीब गोष्ठियाँ हमने की थी और जो हमारे क्षेत्रीय स्टाफ हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अभी मार्च माह में और अप्रैल माह में, आगामी मार्च अप्रैल में जितने भी हमारे आबादी क्षेत्र लगे हैं सीमा से, उन पे गोष्ठी करके लोगों का सहयोग लिया जाए। क्योंकि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे काफ़ी आग लगी थी, मनसा देवी क्षेत्र से पूरा रानीपुर तक वो आग फैली थी। तो इस साल पहले ही उसको पूरा प्लानिंग के साथ जो हमारी सोनार कोटी वाला एरिया है मनसा देवी का, उससे लेकर पूरा रानीपुर तक जो हमारा एक घास का चौड़ है उसमें जो फायर लाइन थी उसको टाइमली उसको सफाई करके उसको नियंत्रण फुकान करके कर लिया गया ताकि आगामी वनाग्नि काल में वो आग ना फैले। हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति के नाम की फर्जी ट्रस्ट बनाए जाने का मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार कोतवाली में भारत माता मंदिर ट्रस्ट के महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बता दें, भूपतवाला स्थित श्री नारायण निवास आश्रम के महासचिव दीपक कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था स्वामी अवधेशानंद सरस्वती नाम से संत ने उनके गुरु रामेश्वरानंद की मृत्यु के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसमें आरोपी संत के साथ अन्य संत और कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र आश्रम की बेशकीमती संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा मामले में अभी तक कुल 68 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें आज 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 वांटेड तस्लीम और वसीम भी शामिल हैं, जिनके पास से पीएसी जवानों से लूट गए कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल की सप्लाई करने वाला अरबाज भी गिरफ्तार हुआ। वहीं नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस तरह से अभी तक 5 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया पुलिस की टीम घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए जा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गदरपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीते दिनों पूर्व हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा, देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं, जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। अरविंद पांडे ने कहा हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि में जो हिंसा और दंगा हुआ, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। ये सारी देन तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो भी नियम कानून बनाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भाव के साथ जो भी बात मोदी जी बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ मेरे देशवासियों, और इनके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, हर जाति को, धर्म को बांट के उन्होंने काम किया। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों को तुष्टि करने के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूँ। ये किसी जाति मजहब के होते भी नहीं है। ये तो जाहिल लोग हैं। जो लोग दंगाई हैं वो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं ऐसे जाहिलों से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार की धरती है, बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वो सीधे ऊपर जाएगा, उसको नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड की गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री कॉर्बेट नगरी रामनगर में युवा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और देश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला, जो मुख्य मार्ग से होकर लखनपुर में समाप्त हुआ। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने कहा कि केंद्र सरकार ने
देश में युवाओं को काम न देकर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। अग्निवीर जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को छला जा रहा है। ये मशाल जुलूस रामनगर में निकाला है। हम जय जवान मुहिम के तहत अग्निवीर योजना को वापस लेने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस मांग के तहत हम प्रदेश भर के अलग अलग जाकर के विरोध प्रदर्शन करने का, पदयात्रा करने का, मशाल जुलूस निकालने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी मांग पहले दिन से एक ही है कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए। और जो 1.5 लाख से ज्यादा युवा हैं जिन्होंने सारे पड़ाव पार कर लिए थे अपनी भर्ती प्रक्रिया के और अंत में उनको किनारे करने का काम सरकार ने किया, तो उनको भी समायोजित किया जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की लड़ाई के तहत हम पूरे प्रदेश में जा जाकर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में खनन का बड़ा खेल चल रहा है। दिन ढलते ही खनन से भरे दर्जनों ट्रैक्टर दौड़ने लगते हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वहीं बताया जा रहा है इससे पहले भी खनन माफिया द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया था, लेकिन उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है आखिर क्यों नहीं रुक रहा खनन का खेल और किसकी मिली भगत से यहाँ बड़े पैमाने पर खनन का खेल चल रहा है। राम जन्मभूमि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लोगों का हुजूम अयोध्या में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में लगे धार्मिक मेले में एक संत ने काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बने इसके लिए अनोखी साधना शुरू कर दी है। अमेठी से आए शिव योगी मौनी बाबा अपने शिविर में हर शाम 6 बजे अनोखी पूजा में लीन रहते हैं। मौनी बाबा ने संकल्प लिया है जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है उसी तरीके से काशी और मथुरा में भी मंदिर का निर्माण हो सके। इसके लिए वो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1.5 लाख से अधिक दीपदान का भी संकल्प ले रहे हैं। इस शिविर में एक बड़ी सी शिवलिंग भी है जिसको 10,000 से अधिक रुद्राक्ष की मालाओं से ढका गया है। शिविर में अनोखी और एक खास बात यह है शिविर में 4 तरीके से अलग अलग रंग के त्रिशूल भी हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हैं। वहीं अनोखी पूजा और शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। शिव की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए और काशी विश्वनाथ जी की जो पावन नगरी है विश्वेश्वर महादेव के भव्य मंदिर निर्माण हेतु और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर निर्माण हेतु संकल्पित यह अनुष्ठान चल रहा है। क्योंकि राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब मैं अयोध्या में था उस समय संकल्प लिया गया था कि 500 वर्षों बाद भगवान रामलला अपने वनवास से वापस आए हैं। दिव्य भव्य मंदिर में भगवान विराजमान हो चुके हैं। मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित था। मैं वहीं मैंने संकल्प लिया अब मेरे जीवन का उद्देश्य अगला काशी और मथुरा होगा। उसको लेकर के यह बाबा विश्वनाथ जी की दिव्यतम स्थापना की गई है। 11 लाख रुद्राक्षों से भगवान शिव की दिव्यतम शिवलिंग की स्थापना है। 5400 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए। विशेषता काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण है, संकल्प अनुष्ठान चल रहा है, जप हो रहे हैं, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, दीप प्रज्वलन हो रहा है। सब कर्मांग ही एक पर हो ही राम पदने का जो संकल्प है वही है। भगवान शिव की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा अब शीघ्रता के साथ हो, क्योंकि पूरे देश के लोगों की आस्था नहीं पूरे विश्व के लोगों की आस्था मथुरा और काशी पर टिकी हुई है। अब रामलला आ गए हैं। भगवान शिव को भी और भगवान कृष्ण को भी अब रामलला से शीघ्रता के साथ मुलाकात हो, यही संकल्प है। ठीक है।
काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बने, इसके लिए संगम नगरी में लगे माघ मेले में आए एक संत ने अनोखा संकल्प लिया है। वो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है और हम वही उसी शिविर में मौजूद है। हालांकि महाराज अभी विशेष पूजा करने के बाद गंगा स्नान में गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मौनी बाबा का शिविर है और हमारे ठीक आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि तरह तरह के जो त्रिशूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लाल रंग के, पीले रंग के, सफेद और काले। रखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि देश में शांति बनी रहे, आतंकवादी कोई घटना ना हो, महंगाई ना बढ़े और अर्थव्यवस्था जो है वो भी ठीक रहे। और अगर हम इसके ठीक बगल में आपको ले चले तो आप देख सकते हैं कि 11 लाख रुद्राक्षों का ये शिविर है और शिवलिंग भी आप देख सकते हैं कि पूरी रुद्राक्ष की मालाओं से यहाँ पर बना हुआ है और बताया जाता है कि 11 लाख से भी ज्यादा जो रुद्राक्ष है उसको इस पूरे शिविर में लगाया गया है। विशेष तरह की जो पूजा है वो यहाँ पर हर रोज शाम 6 बजे तक की जाती है और इस बार भी विशेष महत्व रखा गया है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरीके से काशी और मथुरा में भी निर्माण हो। ऐसे में मौनी बाबा रोज इसी तरह विशेष तरीके की हवन करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद वो हर शाम को गंगा में जा करके वो स्नान भी करते हैं। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी विशेष पूजा को देखने के लिए आते हैं और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का जो शिविर है वो संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में देखने को मिल रहा है और तरह तरह के जो बाबाओं के रंग हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद खुर्रा, लाइव टुडे, प्रयागराज। महोबा के कीरत सागर तट पर एकत्र हुए छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट गया, जिसके चलते शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। छात्रों का कहना है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बता दें यूपी पुलिस लिखित परीक्षा पर पेपर बीते 2 दिन तक चली, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके और निष्पक्ष परीक्षा कराने का प्रयास किया, लेकिन एकत्रित हुए आक्रोशित छात्रों ने पेपर लीक होने से अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को जाहिर किया। छात्रों ने बताया कि पेपर होने से पहले पेपर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हो गया, जिससे निष्पक्ष परीक्षा के दावे की पोल खुल गई। वहीं छात्रों को समझाने बुझाने के लिए बीजेपी के सदर विधायक राकेश गोस्वामी को भी पहुंचना पड़ा। छात्रों ने विधायक से बताया कि परीक्षा में जमकर धांधली हुई और परीक्षा निष्पक्षता पूर्ण नहीं करवाई गई। छात्रों ने पुलिस भर्ती को रद्द कर इसे दोबारा कराने की मांग की। कल की सेकंड शिफ्ट का पेपर है सर, मौज के 16 मिनट पे सर लीक हो गया था सर। एक सर हैं, इनका नाम है सर अरुण सर रीजनिंग सर। इनने पहले वो पेपर डाला है, इन्हें लगा था सर पहली शिफ्ट का पेपर है तो इनने इसलिए पहले बता दिया था कि पहली शिफ्ट का पेपर है। जब सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है तब हमने इससे पेपर मिलाया, जब सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर इसी से मिल रहा था तो सर ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था। ये कम से कम पेपर सर 17 तारीख से घूम रहा, लेकिन हम लोगों के पास 9:16 पे आ गया था सर और पूरा का पूरा पेपर इसी से फंसाया सर। अच्छा, आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आज हम लोग सर चाह रहे हैं, यहाँ तो विधायक जी यहाँ खुद आए, हम लोग वहाँ ज्ञापन चाह रहे हैं कि ज्ञापन आसान, हम कोई दंगा करने के मूड में नहीं है। आराम से हम लोगों का ज्ञापन लीजिए, सुनिए, भर्ती को रद्द कीजिए, एग्जाम करवाइए सर। सर यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो चुका है और हम ये चाहते कि पेपर री एग्जाम होना चाहिए। कहाँ पे लीक हुआ, आपको कैसे जानकारी मिली? इंस्टाग्राम पे सुबह से 10 बजे से सेकंड हैंड पेपर घूम रहा है और सबके पास जा चुका है, आधे बच्चों के पास सबके 145 कर गया है, इतना कोई नहीं पढ़ पाते। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? पेपर री एग्जाम होना चाहिए, बस हमारी मांग ये है और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है जो कि री एग्जाम करवाना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? बिना कोई धांधली के, बिना कोई पैसे के। बताओ, बच्चे 5-5 साल से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं तो एक टाइम नहीं खा रहे हैं। बताओ अब आप लोग कैसे पता चला आपको पेपर लीक हो गया? सब बच्चों के पास है, सबसे एग्जाम ऐसे घूम रहा है। भाई, हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे छात्र आंदोलित है और उनको ये शंका है कि पेपर पहले लीक हो गया था, इसलिए इस पेपर के खिलाफ वो अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए मुझे कॉल किया तो मैं मौके पे आया, मैंने सभी छात्र छात्राओं से बात की है और मैं उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है उसको मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और शीघ्र ही इसका निराकरण कराऊंगा। अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या परीक्षा रद्द होगी? अब ये देखिए, परीक्षा रद्द करने का निर्णय मेरे ऊपर नहीं है, ना मैं निर्णय ले सकता हूँ। मैं इनकी मांग को लेकर ऊपर लड़ाई लड़ूंगा और परीक्षा निरस्त कराने की ही कोशिश कर। अगर ये बात तय हो गई
और साबित हो गई कि पेपर लीक हुआ था, तो ये निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कार्य करते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जितनी सरकारी नौकरियां लगी हैं, अभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग पाया है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो निश्चित तौर पर परीक्षा निरस्त होगी और दोबारा होगी। आपको मालूम है कि नकल माफियाओं के खिलाफ हमारे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, उसमें 10 साल से लेके और आजीवन तक की सजा का दंड का प्रावधान है। और इसमें कोई साबित होगा कि किसी ने किसी प्रकार की गफलत की है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और वो जेल। पीलीभीत जिले में बाघों का आतंक थम नहीं रहा। आज फिर बाघ ने एक किशोर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों से काफी देर तक विवाद नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं टाइगर के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल घटना के बाद से ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ रोष है। ग्रामीण सरकार से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये घटना जो बाघ घूम रहा है अब से 2 हफ्ते पहले से गांव में घूमता है, गांव में घूम रहा है। अच्छा। जानवर मार डाले इसने। अच्छा, आपने कभी जैसे गांव वालों ने सूचना दी वन विभाग को? और लोग हो जाएंगे इस बारे में मुझे जानकारी है, लोग कहते हैं, मैंने सूचना भी रखी है। अच्छा, टीम नहीं आती है? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती टीम। वन विभाग का आया ही नहीं। अच्छा, तो आज ये कितने समय की घटना है? ये ऐसी होगी कम से कम 2:45 बजे के टाइम की। अच्छा, आप क्या मानते हो किसकी लापरवाही है? ये जंगल वालों की है। पीलीभीत में आपसी अनबन के बाद पति ने पत्नी पर कावड़े से हमला कर दिया। वहीं आनन फानन में बरेली ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। पुलिस पति की तलाश में जुटी है, साथ ही हत्या का कारण भी पता लगा रही है। लड़के ने उसके घर वाले ने क्या हुआ था? क्या ना कुछ नहीं हुआ, केवल जो है रात में लेटे थे, छोटे लड़के को जो है थोड़े बुखार की जो है वो थी समस्या, तो जो है उसने जो है बुलाया था। उसके पास कोई लड़का, बड़ा लड़का गया बुलाने, तब जो है उसने आने नहीं देता था, तो जबरदस्ती में आई है। उसके बाद में तो तभी उसने खुरवा मार दिया उसके उठा के। पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा पहले हो चुकी 2-3 महीने पहले, फिर भी जो है कोई बात नहीं थी, तब भी उसने खुरवा मार दिया। जो नल पर थी, बर्तन साफ कर रही थी, वो किस्सा है दिन का कि मैं भी वही था और मैं जो है वहां से हट के आया यहाँ कचहरी लिया और उसके बाद में जो है उसने फड़वा मार दिया। मैं यहाँ कोर्ट तक आया, कोर्ट में जो है मेरे पास फोन आ गया तुरंत ही। उस समय भी उसने फड़वा मारा था, तो मैंने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैंने उसकी इलाज करवाई, उसके टाँके लगवाए। और लोग तो होंगे, पिता है, वो कुछ नहीं बोले? ना ना ना, वो कुछ नहीं, झगड़ा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं थी। उसके लड़के के पास आई उठ के, बस उतने ही फड़वा मार दिया। झगड़ा कोई नहीं, किसी बात का झगड़ा नहीं। शाम को अच्छे खासे खाना खाए, बैठे बातचीत कर रहे थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। चिरंजी लाल निवासी कल्याणपुर, इन्होंने आकर के थाना गजरौला पर तहरीर दी कि उनकी पुत्री श्रीमती आशा, उम्र 35 वर्ष करीब, जिनकी शादी झाझन लाल नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो गांव डेरम मड़ैया में रहते थे। रात्रि में 4 साढ़े 4 बजे करीब पति पत्नी का किसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें पति द्वारा फावड़ा मारकर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से उसको बरेली उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। महोबा आरोपी पक्ष द्वारा धमकी देकर राजीनामा करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए नाबालिग पुत्री को खोजने और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गुहार लगाई। बता दें, महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया बीती 2 फरवरी को वो अपने पति के साथ खेत में काम कर रहे थे और इसकी
16 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी, तभी भंडरागांव निवासी बाबू रेकवर अपने अज्ञात साथियों के साथ उसके घर में घुसा और जबरदस्ती उसकी पुत्री को बाइक पर बैठाकर ले गया। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके बाद आरोपी का भाई और रिश्तेदार लगातार जान माल की धमकी देकर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। हम जज शिकायत लेके आए कि हमारी लड़की को बाबू रेकवार ले गया जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा के। अब ना पता, हमको पता नहीं है कि कहाँ ले गया। 2 तारीख को और थाने में हमने रिपोर्ट की सो हमारी कछु सुनाई भी नहीं भाई। अब पुलिस पैसा खाए बैठी 1.5-2 लाख उन्हें रुपया जवाब दे उनके भज्जा ने धूरा हमने सो हमारी सुनाई नहीं भाई बिल्कुल। क्या कहते हैं थाने वाले जो कह रहे कि ढूंढा थे। आज हम महोबा आए थे ITO ऑफिस, ASB ऑफिस। क्या कहा मैडम से मिली? मैडम से हमने ये कहा कि हमारी लड़की को ले गया बाबू रेकवार और कुछ सुनाई नहीं है हमारी। वो मारे की धमकी दे रहा हूँ धूरा, उनके रिश्तेदार पुष्पेंद्र और देवराज जान से मारे की धमकी दे रहे कि राजीनामा कर लो। सो हमने कही राजीनामा हमें नहीं करने, तुम हमारी लड़की यहाँ ढूंढ के ले आओ। सो हम राजीनामा कर रहे, नहीं तो हम काहे को राजीनामा करें। क्या कहा मैडम ने? मैडम ने ये कहा कि तुम जाओ दोबारा, हम यहाँ से FIR करते हैं। और दरोगा की बोला, उनने दरोगा से बोला कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ धूराम को, यहाँ जेल भेजना। हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को ले आए ढूंढ कर, चाहे जहाँ भी हो। हमारी एक बच्ची है, उम्र है लड़की की वही 16 साल। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।